आकर मध्य युग का अंत होता और आधुनिक युग की शुरुआत होती। यहां पर आकर के मध्य युग का अंत होता है, आधुनिक युग की शुरुआत होती है। नहीं, अगर आप जाकर के देखें, यहां पर आकर के सामंती मूल्य और सामंती तत्व कमजोर पड़ते और एट द सेम टाइम कहूं पूंजीवादी मूल्य और पूंजीवादी तत्व का आविर्भाव होता है। नहीं, इसका प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक व्यापक है। और जब हम कहते हैं इसका प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक व्यापक है, तो किस कंटेक्स्ट में यह व्यापक प्रभाव सामने आता? धर्म, कला, साहित्य, चित्रकला, मूर्तिकला, चिंतन पद्धति, सोच, विचार, जीवन मूल्य, इन तमाम धरातलों पर इसका इंपैक्ट देखने को मिलता। और अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज भी अगर आप जाकर के देखें तो भक्ति आंदोलन की तुलना में 19वीं शताब्दी का नवजागरण जो है वह हमारे जीवन मूल्यों और हमारे सामाजिक मूल्यों के निर्धारण में अहम और निर्णायक भूमिका निभा रहा है। बढ़ूं आगे यहां से, कोई डाउट है यहां तक में? अगर है तो यहीं पर पूछ ले। और यहां जब मैं कह रहा अपेक्षाकृत अधिक व्यापक है, यह किसके सापेक्ष? भक्ति आंदोलन या मध्यकालीन जागरण के सापेक्ष। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप आकर के देखें, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप आकर के देखें तो यह पश्चिमी रेनेसां से भिन्न भी है। सवाल यह उठता कैसे यह पश्चिमी रेनेसां से भिन्न है? पश्चिमी रेनेसां से इसकी भिन्नता को हम किन रूपों में रेखांकित करेंगे? हाँ,
ओके। और अगर आप देखें, जब हम पश्चिमी रेनेसां के सापेक्ष 19वीं शताब्दी के नवजागरण को रख करके देखते, तो यह भिन्नता मूलतः दो स्तरों पर दिखाई पड़ती। किन किन स्तरों पर? एक तो प्रबोधनकालीन चिंतन का असर, प्रबोधनकालीन चिंतन का असर इसे क्या करता? पश्चिमी रेनेसां से इसे भिन्न बनाता है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, व्यक्तिवाद, नारीवाद, नारीश्वत्व, नारी स्वातंत्र, नारी समानता, जनतांत्रिक मूल्य। तो ये जो प्रबोधनकालीन चिंतन है और इससे संबद्ध जो पश्चिमी उदारवादी चिंतन है, पश्चिमी उदारवादी चिंतन के मूल्य जो हैं, इसे पश्चिमी रेनेसां से अलगाने का काम करते। लेकिन मुझे यह लगता कि ये डिफरेंसेस बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बातें समझ रहे? क्यों ये डिफरेंसेस बहुत महत्वपूर्ण नहीं है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं टाइम एंड स्पेस के कारण यह फर्क है। टाइम एंड स्पेस के कारण फर्क क्या है? अब जरा सा हम लौट करके देखें, थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड पर नजर दौड़ाएं। रेनेसां, रेनेसां किसका परिणाम है? क्या रेनेसां को सत्ता संघर्ष, वर्चस्व के लिए संघर्ष का परिणाम माना जा सकता? हां या ना, जल्दी बोलते चले। क्या रेनेसां को सत्ता संघर्ष और वर्चस्व के संघर्ष का परिणाम माना जा सकता? क्योंकि अगर आप गौर करें तो आप क्या पाते? एक और चर्चडम है, दूसरी ओर क्या है? दूसरी ओर आपको राजशाही है, मोनार्की। दोनों के बीच क्या स्थिति दिखाई पड़ती? क्योंकि दोनों की नजर किस पर है? दोनों की नजर अधिशेष पर नजर, अधिशेष पर दावा। नहीं, चर्चडम का इस पर दावा जो है वह पारंपरिक है और राजशाही का इस अधिशेष पर दावा क्या है? राजशाही पर इसका दावा जो है वह बाद का प्रक्रम है, लेटर फेनोमेनन है। यह कारोबारी वर्ग जो है यह बहुत दबाव में है।
इस कारोबारी वर्ग को नए बाजार की तलाश है। और यह जो राजशाही है, यह जो मोनार्की है, यह अपने प्रभाव का अपने राजनीतिक प्रभाव के विस्तार का आकांक्षी है। इस इक्वेशन को समझने की कोशिश करेंगे। एग्जामिनेशन में उत्तर लिखने में ये इक्वेशन उपयोगी नहीं है, लेकिन जब आप सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल फिनोमेनन को समझने की कोशिश करते हैं तो वहां पर ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती। अब अगर हम देखें, अगर यह अपने राजनीतिक प्रभाव का विस्तार करना चाहता तो इसके लिए क्या करना होगा? सैन्य क्षमता के विस्तार और सुदृढ़ीकरण की जरूरत। और यह कब संभव होगा? मिलिट्री कैपेबिलिटी का विस्तार और सुदृढ़ीकरण कब संभव होगा? नहीं, जब इसके पास इसके लिए इसे संसाधन की जरूरत है। बातें स्पष्ट हो रही? अब अगर गौर करें, कारोबारी वर्ग जो है, यह कारोबारी वर्ग जो है अपने आर्थिक प्रभाव का विस्तार करना चाहता नए बाजार की तलाशी से है और अपने दम पर इस तलाश में वह सक्षम नहीं है। तो इस तलाश में इसे जरूरत किस बात की है? तो इसके लिए राजनीतिक सहयोग की जरूरत। अभी कल ही सतपाल मलिक जी का इंटरव्यू चर्चा में रहा और आप में से जो लोग भी होंगे, जिस समय स्क्रैप किया गया था उस अगर वीडियो को या जम्मू कश्मीर के मसले पर विशेष दर्जे की समाप्ति के डिस्कशन को सुना होगा, तो मैंने एक बात कही थी कि अनटैप्ड रिसोर्सेज जो जम्मू कश्मीर के हैं उन पर कॉरपोरेट्स और उद्योगपतियों की नजर जो है वह इस कदम में अहम भूमिका निभा रही है। नजर वहां के अनटैप्ड रिसोर्सेज पर है और उस अनटैप्ड रिसोर्सेज तक पहुंच बिना विशेष दर्जे की समाप्ति के सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात देखें, उसकी आसान पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए विशेष दर्जे के समाप्ति की ही नहीं, उस आसान पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए फुल स्टेटहुड की भी समाप्ति की जरूरत होती, क्योंकि अगर फुल स्टेटहुड होता तो एक नए स्टेक होल्डर होते उसमें, तो प्रोसेस को स्मूथ बनाना था। कल यही बातें तो सतपाल मलिक जी ने कही। तो अगर आप यहां पर देखें, इन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है और अगर इन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है
तो ये क्या करेगा? इसे संसाधन उपलब्ध करवाएगा, और ये क्या करेगा? इसे राजनीतिक संरक्षण उपलब्ध करवाएगा। बातें स्पष्ट हो रही हैं ये? नहीं नहीं। अब सबसे पक्की दोस्ती किस चीज की होती है? बचपन से जितने दोस्त मिले सारे दोस्त कंटिन्यू कर रहे हैं क्या? क्यों? सारे क्यों नहीं कंटिन्यू कर रहे? समस्या कहां पर आ रही है? दरअसल कॉमन इंटरेस्ट कंटिन्यूटी को सुनिश्चित करता और डिफरेंशियल इंटरेस्ट अलगाव का आधार तैयार करता। तो इन दोनों के हित क्या हैं? इन दोनों के हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इन दोनों के हित एक दूसरे के जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों के बीच जो गठबंधन होता वही क्या कहलाता है? इन दोनों के बीच गठबंधन सामने आता, वही गठबंधन मर्केंटलिज्म के रूप में, वाणिज्यवाद के रूप में जाना जाता है। और अल्टीमेटली देखें तो रेनेसां किस पर किसकी जीत का संकेत लेकर आता? रेनेसां जो है इस बात का संकेत लेकर आता कि मोनार्की चर्चडम पर भारी पड़ रही है। उसका आउटकम है वह चर्चडम को कमजोर करता है और मोनार्की की स्थिति को मजबूत करता हुआ आता, और अल्टीमेटली जो है लेटर फेज में रिफॉर्मेशन का आधार तैयार करता हुआ आता। क्लियर? अब एक चीज सोचें, एक नए कोलैबोरेशन को देखें। एक कोलैबोरेशन यहां पर क्या है? हमने आपके साथ बात की वाणिज्यवाद या गठबंधन किनके किनके बीच है? राजशाही और कारोबारी वर्ग। इन दोनों के बीच गठबंधन। अगर आप जाकर के देखें इस गठबंधन को चुनौती किससे मिलती है? चुनौती मिलती है कब? तो चुनौती मिलती है 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में। और यह चुनौती किससे मिलती है? इनको यह चुनौती मिलती है आपको नवोदित उद्योगपति वर्ग से और मध्य वर्ग से। इन दोनों के हित क्या हैं? ये दोनों किसके आउटपुट हैं? ये दोनों जो हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की उपज हैं। नहीं, धीरे धीरे ये किसको रिप्लेस करेगा? ये इस गठबंधन को चुनौती देगा। और इन दोनों में ध्यान रखें कैसा आंकड़ा है, इन दोनों के बीच कैसा आंकड़ा होगा? 36 का आंकड़ा होगा। और 36 का आंकड़ा क्यों होगा? क्योंकि बाजार पर राज्य के सहयोग से इसने कब्जा जमा रखा है। ईस्ट इंडिया कंपनी को याद कर लें। तो जब तक यह कमजोर नहीं होगा इसके लिए स्पेस क्रिएट नहीं होगा। नहीं, तो इसलिए अगर आप जाकर के देखें तो यहां पर स्लोगन क्या दिया गया? 1776 वेल्थ ऑफ नेशन को याद करें, एडम स्मिथ को याद करें। इसने क्या कहा?
इसने लेसेज फेयर की बात की, इसने आर्थिक और हस्तक्षेप की बात की, मतलब राज्य आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप से दूर रहे। अगर हस्तक्षेप से राज्य दूर रहेगा तो ऑटोमेटिकली इसको सपोर्ट मिलना क्या होगा, बंद होगा। इसको सपोर्ट मिलना बंद होगा, इसकी स्थिति मजबूत होती चली जाएगी। नहीं, दूसरा अगर आप जाकर के देखें तो ये तो आर्थिक संदर्भों में लेसेज फेयर की बात की गई। इसका कंटेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक कंटेक्स्ट है। दिक्कत क्या हुआ कि इसने चर्च मोनार्की ने धीरे धीरे चर्चडम की स्थिति को कमजोर किया, लेकिन अब नए भगवान के रूप में इसने अपने आप को प्रेजेंट करना शुरू किया। नहीं तो अगर आप जाकर के देखें, तो अगर आप चिंतन के धरातल पर देखें तो जो काम आर्थिक धरातल पर एडम स्मिथ ने किया, वही काम चिंतन के धरातल पर किसने किया, हॉब्स, लॉक और रूसो ने किया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना। और इस चिंतन को, इसे व्यवहार के धरातल पर किसने उतारा, इसे व्यवहार के धरातल पर उतारा अमेरिकी क्रांति ने और फ्रांसीसी क्रांति ने। दोनों के बीच करीब करीब कितने साल का गैप है। यही चीजें ना प्रबोधनकालीन चिंतन कहलाती हैं। यही ना प्रबोधनकालीन चिंतन है। ये क्या है, सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। बातें स्पष्ट हुई या नहीं। तो अगर रेनेसा और प्रबोधनकालीन चिंतन के बीच करीब करीब 350 वर्षों का अंतराल है, 300 वर्षों से अधिक का अंतराल है, और भारत में 19वीं शताब्दी का नवजागरण जो है वह इन अंतरालों को स्वाभाविक तौर पर वह समाहित करता हुआ आएगा। और अगर वह इन अंतरालों को स्वाभाविक तौर पर समाहित करता हुआ आएगा तो ऐसी स्थिति में जाकर के देखें, स्वाभाविक है भारत में जो नवजागरण हो वो प्रबोधनकालीन चिंतन का असर। आप अगर देखें, ऑब्जर्व करते हैं घर के भीतर समाज में, गांव में चले जाएं तो जो अभी भी, अब तो खैर चीजें बहुत टूटी हैं, लेकिन आप देखें शादी के बाद जब बहू आती है, नहीं तो साड़ी में बहुत कंफर्ट नहीं फील करती, वो सूट पहनना चाहती है। नहीं, गार्जियन का दबाव होता कि नहीं साड़ी ही पहननी है, होता है या नहीं। तो अगर आप देखें तो धीरे धीरे द्वंद्व शुरू होता है, और उस द्वंद्व में एक ऐसा समय आता कि साड़ी की जगह सूट पहनने के लिए वो स्पेस हासिल कर लेती। अब ट्रेंड बदल चुका, अब आगे जो उस घर में बहुएं आएंगी उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा सूट पहनने के लिए, और जिसको स्ट्रगल करना पड़ा उसकी शिकायत क्या होती गार्जियन से, देखो हमारा इतना विरोध हो रहा था, अब बोले ना, अब कहां बोल रहे हैं। अरे वो नेचुरल फेनोमेनन है,
उसके स्ट्रगल का ही परिणाम है। वो नहीं करती तो आगे चल करके किसी न किसी को करना होता। वो चेंजिंग टाइम एंड स्पेस के कंटेक्स्ट से। तो एक तो इसके कारण अलग है। दूसरा अलग कहां पर है? तो दूसरा कारण है वह है अंतर्विरोध। भारतीय नवजागरण का स्वरूप क्या है? तो भारतीय नवजागरण का स्वरूप अंतर्विरोध मूलक है। और इसका अंतर्विरोध मूलक स्वरूप उसे क्या करता? तो इसका अंतर्विरोध मूलक स्वरूप उसे अलगाने का काम करता है। किससे? पश्चिमी रेनेसां से। जस्ट मिनट, रुक जाओ।